नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से आज ये 15वीं क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस आयोजन कब किया जाता है? किसका? सुशासन दिवस का। 25 दिसंबर, 15 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। तो सुशासन दिवस जो है ये कब, इसका आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 में। कब? 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार में जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी शासन के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य था। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केसरिया बालम गीत किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? कौन सा? केसरिया बालम गीत उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, झारखंड का। तो जो है केसरिया बालम गीत जो है ये राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है। कहाँ का? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह जो है एक विरह भरा गीत होता है। विरह मतलब दुख भरा, जो कि महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और महिलाएं जो है अपने पति के परदेश जाने की याद में गाती हैं। और सबसे पहले इसको गाया किसने था? तो इसको जो है अल्लाह जिलाई बाई ने इसको गाया था। सर्वप्रथम इन्होंने ही इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी। किसने? अल्लाह जिलाई बाई ने। और ये राजस्थान से रिलेटेड राजस्थान को जो है भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या? रूर प्रदेश। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला आईएएस कौन थी? क्या? आईएएस पूछा है। प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जार्ज, किरण बेदी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो प्रथम आईएएस जो है वो अन्ना जार्ज थी। कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अन्ना जार्ज। किरण बेदी की बात करते हैं तो भारत की पहली महिला जो है ये आईपीएस थी। क्या थी? प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। यह जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब यह पुदुचेरी की उपराज्यपाल थी तब जो है इस पद पे रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम जो है फियरलेस गवर्नेंस। क्या है? फियरलेस गवर्नेंस। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो वो हो जाएगा सुचेता कृपलानी। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो सर्वाधिक बाघ जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाघ को जो है क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय पशु। क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय पशु। किसे कहा जाता है? बाघ को। और सर्वाधिक बाघ जो है किस किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक की बात यहाँ पे पूछा है, सर्वाधिक, तो इसका हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को जो है वो भारत का टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। और अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि है? भ्रमण विधि, कहानी विधि, प्रोजेक्ट विधि और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है सबसे प्रभावशाली विधि पूछा है कि पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी हो जाएगी? भ्रमण विधि। यह विधि जो है ज्ञान को अस्थायी बनाने,
प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब जो कि हम सामने से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव कराने, जिज्ञासा विकसित करने और मनोरंजन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाती है। भ्रमण पे यदि हम बच्चों को लेके जाएंगे और वो सामने से चीज़ों को देखेंगे तो उनका जो उस टाइम का जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, वो जल्दी वो भूलते नहीं है चीज़ों को, और उनको जो है याद करने में लंबे समय तक ये बहुत ही आसानी होती है, और वो जो है उनको आसानी से समझ में भी आ जाता है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सबसे बेस्ट जो है वो भ्रमण विधि ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप तीव्रता मापने का यंत्र है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोमीटर। तो भूकंप क्या है, ये जो भूकंप है क्या है, तो यह जो है एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्लेटों का टकराना। क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्लेटों का टकराना। और इससे प्लेटों के टकराने से क्या होता है? इससे जो है पृथ्वी का कंपन एहसास, पृथ्वी पर जो है वो कंपन का एहसास होता है, वही क्या है? वो भूकंप है। और भूकंप तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। और भूकंप की तीव्रता जो है ये किस पे मापी जाती है? तो वो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। किस पे? रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? हर्बर्ट वेकर ने, लॉर्ड क्लाइव ने, डब्ल्यू इमर्सन ने, या इसमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन पूछा है। केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन जो है वो हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। किसने? हर्बर्ट बेकर ने। और यहाँ पे एक इससे क्वेश्चन बनता है, किससे? डब्ल्यू इमर्सन से। किससे? डब्ल्यू इमर्सन से क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने जो है डायमंड हार्बर का डिजाइन तैयार किया था। किसका? डायमंड हार्बर। और यह जो है कहाँ पे है? तो यह कोलकाता से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। कहाँ पे? हुगली नदी के मुहाने के पास, जहाँ पे जो है वो नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है, यहाँ पे ये जो है स्थित है। इसको जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे पूछा है किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव का मतलब क्या होता है? जीव होता है। और जीव जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यह उत्पादक हो गया, ये उपभोक्ता हो गया, और ये अपघटक हो गया। अपघटक जो है ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता जो होती है वो केवल अपघटक में पाई जाती है। और अपघटक जो होते हैं ये सड़ा गलाकर कहाँ पे मिलाते हैं? तो वो सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। और मृदा से जो फिर नए जीव आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उत्पादक कहलाते हैं। और उत्पादक को कौन खाएगा? तो उत्पादक को फिर उपभोक्ता खाएगा। और उपभोक्ता को फिर कौन सड़ाएगा? तो वो अपघटक सड़ाएगा। तो जो है ये सब एक चक्र जैसा बन गया ना, कि ये इस जीव से यहाँ पे ये उत्पादक हो गया, ये उपभोक्ता हो गया और अपघटक हो गया, जो है ये सब पूरा एक चक्र जैसा बन गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो ये चक्रण हो रहा है, इस तत्वों के चक्रण को ही क्या कहते हैं? तो इस तत्वों के चक्रण को ही कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो इसके लेखक जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंस। कौन है? स्टीफन हॉकिंस हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और यह पुस्तक जो है वो पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो यह पुस्तक पहली बार जो है 1988 में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल्स और समय की प्रकृति जैसे विषयों को सरल भाषा में समझाया गया है। और यहीं पे हम बात करते हैं डॉक्टर जो है सजंग बारू की। ये जो है इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये जो है एस्टेट में, किसमें? एस्टेट में एक बार ये पूछा गया है। इसमें जो ये वाली क्वेश्चन
डॉक्टर सजन बारू की पुस्तक का नाम स्टेट में एक बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और मेनका गांधी, इनकी जो है एक पुस्तक है कौन सी, हेड्स एवं टेल्स, इनकी पुस्तक का नाम है हेड्स एवं टेल, इनकी पुस्तक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का बेसिन किसे कहा जाता है, पूर्व का बेसिन किसे कहा जाता है, कोचीन को, मुंबई को, कोलकाता को या श्रीनगर को। तो पूर्व का बेसिन जो है वो कोचीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोचीन। और कोचीन को क्या कहकर पुकारते हैं, इसको ही जो है कोच्चि, क्या कहते हैं, कोच्चि, इसको ही कोच्चि कह के पुकारते हैं, कोचीन को। और यह केरल में कहाँ पे स्थित है, कोचीन जो है यह केरल में स्थित है। यह केरल का प्रमुख बंदरगाह भी है और इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। और यह अरब सागर के किनारे स्थित है, और यह अरब सागर के किनारे स्थित है, इसलिए इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। और भारत में कई, क्या चीज़, भारत में कई नए विदेशियों का जो आगमन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो कोच्चि में ही हुआ है। कोच्चि मतलब कोचीन, ये यहीं पे हुआ है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोचीन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है कौन सा, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा है, तो ये हमारा सूर्य हो गया। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो हो जाएंगे 8। इस टाइम कितने हैं, 8 हैं। ये सूर्य हो गया। सूर्य से नजदीक में कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने हो गए, जो है 8 हो गए। कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से रिपीट करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे नजदीक यदि पूछे कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बुध है। और सबसे दूर कौन सा है, तो वो हो जाएगा वरुण। कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। और जो है सबसे तेज, ये सूर्य से सबसे नजदीक तो बुध है ही। और यदि पूछे कि सबसे कम समय में जो है सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, तो वो हो जाएगा बुध। और सबसे अधिक समय में जो है सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो वो हो जाएगा वरुण। इसका आंसर जो है चौथे क्रम में पूछा है, तो चौथे क्रम में कौन सा है, मंगल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली नामक स्थान से किसका संबंध है, कहाँ से, बारदोली नामक स्थान से। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी, मोहम्मद साहब, महावीर और सरदार पटेल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। बारदोली नामक स्थान से किसका संबंध है, तो सरदार पटेल जी का। और बारदोली सत्याग्रह 1928, इसका संबंध सरदार पटेल जी से है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को ही कहा जाता है। और एक और क्या है, वो खेड़ा सत्याग्रह 1918, इसका संबंध भी जो है वो पटेल जी से है। और यहीं पे हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो साबरमती आश्रम या दांडी मार्च जो है, इसका संबंध जो है किससे है, वो महात्मा गांधी से है। यहीं मोहम्मद साहब की बात करते हैं, तो मक्का मदीना का संबंध किससे है, मोहम्मद साहब से है। और मक्का मदीना क्या है, तो ये इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो है पवित्र तीर्थ स्थल इसको माना जाता है। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है, क्या नासिक गंगा नदी के, गोदावरी नदी के, यमुना नदी के या क्षिप्रा नदी के। तो यहाँ पे जो है नासिक पूछा है, नासिक जो है किस नदी पे बसा हुआ है, किस नदी के तट पे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। और हरिद्वार, यहाँ पे पूछे कि गंगा के विषय में कि हरिद्वार का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो क्या हो जाएगा, गंगा नदी के। इससे क्वेश्चन बनता है कि हरिद्वार का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो हो जाएगा गंगा नदी। और गंगा और यमुना के संगम पर जो मेला लगता है वो कौन सा, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। क्या, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज के कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, तो गंगा और यमुना के संगम पे लगता है। और उज्जैन का कुंभ मेला ये कहाँ लगता है, किस नदी के तट पर, तो हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और गोदावरी नदी जो है, नासिक का कुंभ मेला जो है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता ही है। और इसमें जो है इसका पूछा भी है कि नासिक जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। और
अगला क्वेश्चन है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसका? हिंदी खड़ी बोली के। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या कोई नहीं। तो ये जो है PYQ में पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन। और जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो वो हो जाएंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। और अमीर खुसरो को ही भारत का तोता कहकर भी पुकारा जाता है। क्या? भारत का तोता किसे कहकर पुकारा जाता है? तो भी हो जाएगा अमीर खुसरो को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? किसका? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये हो जाएगा 1957, 1958, 1959 या 1960। इसका आंसर है 1958। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1958 में किया गया था। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है? तो ये जो है कहाँ पे है? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी, बनारस में है। और बनारस में 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी पीठाभीत विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये 3 विश्वविद्यालय हैं बनारस में। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।